Assalamualaikum class, it's your science lecture and today we are going to start your next chapter which topic is air. So we are going to start the lesson number 6 and the title of the lesson number 6 is air, and your today's diary is you have to do the practice of all the vocabulary words on your notes. Then you have to learn the quiz answers from 1 to 16. Your short answers will be 1, 2 and 3, and you have to learn the long question number 3. This all material is related to topic which we are going to study today. ये तमाम उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आज की रीडिंग में जिनको कवर करेंगे. सो आज की रीडिंग के बाद आपकी डायरी ये है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को लर्न करें. सो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. At the page number 59 we will start air and its importance. So we start from what is air. Air it's the mixture of gases, यानी air जो है वो different gases का जो mixture है. उसके बाद atmosphere, thick blanket of air which has been covered the earth known as atmosphere. हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक थिक ब्लैंकेट है हवा का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. और अब क्या है, उस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं. अब उस एटमॉस्फेयर की जो हमारे पास टोटल लेयर्स हैं वो 4 लेयर्स हैं. सबसे पहले है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर. इट्स अ थर्मोस्फेयर. ठीक है. अब हर एक जो लेयर है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. और ये जो लेयर्स होती हैं ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंसेस के पास पे मौजूद है. इनके दरमियान में जो है टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है और इनके दरमियान जो इनकी थिकनेस होती है वो भी डिफरेंट होती है. सो हमारे जो ज़मीन के गिर्द एक हवा का थिक ब्लैंकेट है, उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं और हर लेयर की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है. जैसे अगर हम स्टार्ट करें ट्रोपोस्फेयर से, तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो ज़मीन से बिल्कुल करीब वाली लेयर है. ठीक है. एंड लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की सबसे जो नीचे वाली जो कह लो कहते हैं हम इसको, वो लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है. एंड हैज़ इन अ फेयर स्पेस टू लाइफ. और यहाँ पर क्या है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इसके पास इतनी ज़्यादा एयर है कि यहाँ पर जो है सर्वाइवल, जो ज़िंदगी का सर्वाइवल है वो यहाँ पर पॉसिबल है. इसके अलावा जिस तरह हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता जाता है और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सके. इट्स थिकनेस स्टार्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड गोज 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर. यानी मतलब हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो सबसे करीब तरीन जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है और उसकी जो थिकनेस है तकरीबन वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक जाती है. यानी अगर हम बात करें अपनी ज़मीन के बिल्कुल इर्द गिर्द वाला जो एरिया है वो ट्रोपोस्फेयर का है. हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह जो मूव करते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर ही रहते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. मतलब ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हवा का प्रेशर भी चेंज है, वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज है और वहाँ पर हवा की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वहाँ पर जो है वो चीज़ें सर्वाइव कर सकें. वहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती. एक ट्रोपोस्फेयर वाहिद लेयर है जिसके पास इतनी एयर स्पेस है कि यहाँ पर लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है. उसके बाद हमारे पास आपके भी पेज नंबर 59 के ऊपर ही साइड पर फिगर नंबर जो 6.1 है वहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है और वहाँ पर बताया गया है कि किस लेयर की कितनी थिकनेस है. तो ट्रोपोस्फेयर को हमने देखा कि वो तकरीबन 16 अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर 16 किलोमीटर तक जो है वो चली जाती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर आती है. अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी जो है थिकनेस है तकरीबन राउंड अबाउट करके जो है वो हमारे पास आती है 48 किलोमीटर्स तक, या हम उसको 50 किलोमीटर्स तक भी कहते हैं. और हमारी जो ओजोन लेयर है वो जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो पाई जाती है. इसके अंदर भी थोड़ी बहुत एरोप्लेन जो है वो मूव कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो है मीजोस्फेयर. ठीक है. मीजोस्फेयर की जो थिकनेस है वो तकरीबन 48 या 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 80 किलोमीटर तक जाती है. यानी 50 से 80 किलोमीटर्स के दरमियान में जो हमारी लेयर पाई जाती है उसको मीजोस्फेयर्स कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे मिसाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो इस लेयर से गुजर सकते हैं. लास्ट में हमारे पास जो आती है वो आती है
थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो होती है वो 90 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और ये अबव चली जाती है, तकरीबन अबाउट 700 किलोमीटर तक भी ये जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, देन हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर, देन हमारे पास मीजोस्फेयर है और देन हमारे पास थर्मोस्फेयर है। द मेन जो हमारे पास मेन चीज़ इसमें देखने वाली है वो हर लेयर की थिकनेस जो है उसको जहन में रखने वाली बात है, और ये बात जहन में रखने वाली है कि किस लेयर के अंदर ज़िंदगी का सर्वाइवल जो है वो हो सकता है, वो हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें से पूछे जा सकते हैं कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन सपोर्ट द लाइफ, या ओजोन लेयर की कहाँ पर पाई जाती है। सो ये पेज नंबर 59 के ऊपर ही पिक्चर थी हमारे पास। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। एट पेज नंबर 59 के ऊपर ही हमारे पास टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर की हमें क्यों ज़रूरत है, मतलब क्या ये क्यों अहम है हमारी ज़िंदगी में। वही ब्रीथ इन एयर, यानी हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। नीड फॉर बर्निंग, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो है वो हेल्प आउट करती है बर्निंग के अंदर। उसके बाद जो है हम एयर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, पंप इनटू फुटबॉल बैलून्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर जो है वो एयर यूज़ होती है। क्या किया जाता है कि उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ड्रैग करने के लिए, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर का जो हमारे पास बना होता है बैग होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं एयर प्रेशर यूज़ करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वैक्यूम क्लीनर के बैग के अंदर हम क्या करते हैं उसको मतलब ड्रैग करते हैं। उसके बाद क्या है, एनिमल्स यूज़ एयर इन वाटर फॉर द रेस्पिरेशन। एनिमल्स यूज़ करते हैं जो पानी के अंदर बहुत डीपली रहते हैं, ज़ाहिर उनको रेस्पिरेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, तकरीबन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड इनके ऊपर करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर करते हैं। सो जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सो एट पेज नंबर 59, ठीक है, हमारे पास येलो बॉक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें उन्होंने विंड की बात की है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, ठीक है। एयर जो होती है वो स्टिल रहती है, ठीक है, वो मूव नहीं करती है, लेकिन जब क्या करते हैं हमारी एयर मूव करना शुरू कर देती है तो हम उसको विंड कहते हैं। विंड इज़ नॉन एज मूविंग एयर, डिफरेंस टेम्परेचर क्रिएट विंड, ठीक है। क्या होता है कि हवा का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम सतह समुद्र की बात करें तो वहाँ पर हवा का टेम्परेचर कुछ और होगा, पहाड़ की चोटी पर हवा का टेम्परेचर कुछ और होगा, एयर टेम्परेचर कुछ और होगा। तो ये जो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं हवा को मूव करने पर जो है वो मजबूर करते हैं, और जब हवा मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हम उसको विंड कहते हैं। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है विंड वेन। विंड वेन क्या होते हैं, विंड वेन जो होते हैं ये हमें डायरेक्शन शो करते हैं कि विंड जो है वो स्लोली भी मूव कर सकती है और फास्ट मूव कर सकती है, ठीक है। विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, और वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती है। सो जो विंड वेन्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, वो यूज़ होती हैं, साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि आइंदा दिनों में जो है टेम्परेचर हमारा किस तरह से रहेगा, क्योंकि जिस तरह विंड मूव करती है, विंड का जो टेम्परेचर है वो उस एरिया का टेम्परेचर भी चेंज कर देता है, वहाँ का वेदर भी उस विंड की वजह से चेंज हो जाता है। नाउ कम्स टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज एट पेज नंबर 60 हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी हमारे इर्द गिर्द जो एयर पाई जाती है उसके अंदर, क्योंकि हमने शुरू में बात की कि हमारी जो एयर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैसेस का मिक्सचर है, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एयर के अंदर कौन कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है। सो हमारी एयर के अंदर एज पेज नंबर 59 अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारी जो एयर इर्द गिर्द जो एयर है उसमें जो हमारा 78% है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और अबाउट 21% कह लें या 20.9% हमारे पास ऑक्सीजन होती है। उसके अलावा बाकी जो हमारे पास अदर गैसेस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास
0.03% होती है। और बाकी जो अदर गैसेज हैं जिसमें नियॉन, आर्गॉन, इस तरह की डिफरेंट गैसेज आती हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो 0.17 है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा कंपोजिशन ऑफ एयर में जो है वो हमारे पास है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद हम बात कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यही 3 इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो कि रेस्पिरेशन के अंदर भी यूज़ होती हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज़ होती हैं, और डिफरेंट जो है सॉइल फर्टिलिटी इन सब के अंदर यूज़ होती है। सो अब हमने बात कर ली कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर ली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ये जो गैसेज हैं हम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। सो एट दिस पेज नंबर 60 के ऊपर ही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इन द एयर। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ एयर, हमें पता है ये 78% मौजूद है। कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। कुछ गैसेस होती हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है, वो आपको आप क्या करते हो, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि वो पंजेंट है, वो आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, बहुत कम जो है वाटर के अंदर सोलेबल होती है। डज नॉट बर्न, डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ना ये जलती है ना जलने में मदद देती है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव गैस भी नहीं है। नाइट्रोजन के यूजेज है हमारे पास कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रेश फूड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो है फूड की प्रिजर्वनेस के लिए, जो फ्रेशनेस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो धमाका के खेज हमारे पास टैंक होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। तो ये वहाँ पर क्या होगी कि उनको किसी भी जगह पर सेव करने के लिए जो है ये बड़ी सही रहेगी, क्योंकि बाकी गैसेज जो है वो जलने में मदद देती हैं। तो वहाँ पे धमाका खेज जो हमारे पास मटेरियल है वो सेव करते करते ही जो है वो क्या हो सकता है, वो तबाह हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो लाइट बल्ब्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज़ होती है। उसके अंदर जो फिलामेंट्स लगे होते हैं उनको बर्निंग से बचाने के लिए, क्योंकि ये जलने में मदद नहीं देती। उसके अलावा जो मेजर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है ना नाइट्रोजन का, वो है फर्टिलाइजर्स। हमारे पास जो खादें होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे पास अमोनिया, NH3, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होती है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये तमाम जो है फर्टिलाइजर्स हैं, और इनके अंदर जो क्वांटिटी होती है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है। सो फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़मीन की फर्टिलिटी के अंदर नाइट्रोजन का बहुत अहम हाथ होता है। हमारे पास एक नाइट्रोजन साइकिल होता है बाकायदा पूरा, और वो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को इन्हेंस करने के लिए एक नेचुरल साइकिल है। उसके अलावा डाइस हम जो यूज़ करते हैं, जो कलर रंगने के लिए जो हम कलर यूज़ करते हैं उसको डाइस कहते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होती है। हमारी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है, और एक्सप्लोसिव्स के अंदर इस्तेमाल होती है, यानी जो धमाका का मटीरियल होता है उसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये सेव करने के लिए इस चीज़ों को इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास एक होती है लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये लिक्विड नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये लिक्विड नाइट्रोजन किसके लिए यूज़ होती है, यूज एज अ कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स, और ब्लड को सेव करने के लिए, चीज़ों को, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको सेव करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन देखें तो ऐसे लगता है जैसे आपको लगेगा वो इट्स लाइक अ फॉग, धुएं की तरह, स्मोक की तरह वो आपको नजर आएगा, लेकिन वो लिक्विड नाइट्रोजन होगा। अच्छा, एट द पेज नंबर 60 हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है डू यू नो। उसमें क्या कहा गया है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन जो होती है वो स्लोज डाउन करती है किसको, बर्निंग को। अब यानी हमारी हवा के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी मौजूद है, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन क्या करती है, बर्निंग को स्लो डाउन करती है। अगर हम ये सोचें कि अगर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 21% से 78% होती है तो क्या होता है, ज़ाहिर है जब हवा में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो हर चीज़ जलना शुरू हो जाती है। एक छोटा सा जो हमारे पास स्पार्क है, एक छोटा सा जो शोला है वो भी हर चीज़ को जला के रख सकता था। सो ये अल्लाह की तरफ से एक हिकमत है कि हमारी जो एयर है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो नाइट्रोजन की है, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो स्टेबल रहती हैं, हमें हर चीज़ जलती हुई दिखाई नहीं देती, और हमें चीज़ों मतलब
जलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि नाइट्रोजन जलने को सपोर्ट नहीं करती। सो ये आज का सारे टॉपिक थे। जो शुरू में हमने डायरी की बात की, ये वो तमाम क्वेश्चंस इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो इस आज की रीडिंग